जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। मैं कीर्ति कुमार। आज का जो ये वीडियो है वो इंडियन इकोनॉमी का विषय क्षेत्र है और इसमें हमारा टारगेट होगा रेलवे नॉन टेक्निकल 2025 में होने वाला ऑल एग्जाम। इसके साथ साथ ये जो वीडियो है और ये वीडियो की जो सीरीज है उसमें अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे में वो सब टॉपिक वाइज टॉपिक लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? अल्प विकसित और रुद्ध, अविकसित, विकासशील, विकसित। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी? अल्प विकसित और रुद्ध, अत्यंत पिछड़ी हुई थी, और रुद्ध माने रुकी हुई थी, इसका कोई भी आगे का चांस नहीं था। आज की डेट में 3 भागों में लगभग इकोनॉमी को यहाँ से विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे ये होता है? तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में, आर्थिक समृद्धि में अगर कृषि का योगदान बहुत ज्यादा है और उद्योग और सेवा का योगदान वहां की इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत कम है, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि में, तो वह अर्थव्यवस्था अविकसित या पिछड़ी होगी। इसमें विभिन्न अफ्रीकी देश आते हैं। विकासशील में क्या होगा? अगर किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि में कृषि का योगदान धीरे धीरे कम हो रहा है और उद्योग और सेवा का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वह विकासशील अर्थव्यवस्था कही जाती है। इसमें भारत के साथ साथ विभिन्न एशियाई देश इसमें शामिल होते हैं। विकसित, जिस किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान ना के बराबर हो, कृषि का योगदान कैसा हो? ना के बराबर हो, और उद्योग और सेवा का योगदान बहुत ज्यादा हो, तो वह अर्थव्यवस्था कैसी कहलाती है? वह अर्थव्यवस्था विकसित कहलाती है। इसमें विभिन्न यूरोपीय देश तथा यूएसए इसमें शामिल किए जाते हैं। क्लियर है ना इतना? नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? औपनिवेशिक भारत का मतलब है कि जो भारत अंग्रेजों के अधीन था वो भारत, तो यहां पर क्या था? इसका आंसर है कृषि पर निर्भर था। और यहां आप देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन है वो रेलवे में आए हुए होंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? दैट मीन्स यहां पर 3 ऐसे हैं जो तृतीयक होंगे और 1 तृतीयक नहीं है। तो यहां पे क्या होगा? तृतीयक जो नहीं है वो है चीनी मिल। तो यहां हम ये देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी को कितने भागों में, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित किया जाता है। हाँ, कुछ अर्थव्यवस्थाओं को चौथी में भी विभाजित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे, और एक बार में ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्राथमिक में कौन कौन शामिल होते हैं? जो पूरी तरह प्रकृति और पर्यावरण पर निर्भर होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं, जैसे कृषि, खनन, मत्स्यन। ये किस में आएगा? ये प्राथमिक में होगा। द्वितीयक में क्या होता है? विभिन्न उद्योग आते हैं, या यूं कहें जो प्रकृति पर जो निर्भर हैं वो तो यहाँ है प्रकृति से, जो उस पर भी प्राथमिक पर जो निर्भर हैं वो किस में आएंगे? वो द्वितीयक में आएंगे। विभिन्न सेवाएं तृतीयक में आएंगे। आप यहाँ याद कैसे रखेंगे? सेवा का मतलब ये होता है कि जिस किसी बिजनेस में हमने एक बार पैसा लगा दिया और वहां पर हमें बारंबार आए, बार बार पैसा ना लगाना पड़े, वो सेवाएं हैं। जैसे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो कहाँ आएगा? सेवा में आएगा, तृतीयक में आएगा। हॉस्पिटैलिटी किस में आएगा? तृतीयक में। और इसमें क्या होगा? विभिन्न उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र। चौथे में क्या है? ये विकसित देशों में है। इसमें उच्च बौद्धिक सेवाएं वो किस में आती हैं? वो चौथे में आती हैं। तो संचार, परिवहन और बैंकिंग ये किस में होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए कि ये किस में होगा। तो ये तृतीयक में होगा, और ये तृतीयक में नहीं है, ये किस में है? ये प्राथमिक में है। क्लियर है ना? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है? ये भी 2022 में आया है। तो तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा? सूती कपड़े का उत्पादन, ये प्राथमिक में होगा। कृषि प्राथमिक में होगा, और वानिकी ये भी प्राथमिक में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षण। नेक्स्ट,
स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय या रोजगार का प्रमुख स्रोत और क्षेत्र कौन सा था? तो ये तो कॉमन सी बात है कि कौन सा था, यहाँ पर कृषि, क्योंकि इनका कोई योगदान वहां पर नहीं था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? अब आपको क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता है, उसे छोड़ के नहीं है। थोड़ा सा यहां समझेंगे, एक खुली अर्थव्यवस्था, उसके बाद हम आंसर देंगे यहां पर, और एक बंद अर्थव्यवस्था। जिस देश में अर्थव्यवस्था का द्वार या आयात निर्यात एक दूसरे देशों के लिए खुला हो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जिस देश का व्यापार विदेशी व्यापार ना हो, बंद हो, वहां बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था लगभग बंद थी, लेकिन 1991 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? वो खुली हो गई। तो यहां पर क्या है? बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध, ये नहीं होगा, ये विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध नहीं लगेगा। आगे भी पढ़ लीजिए, उद्योगों का लाइसेंस आवश्यकता को समाप्त करना, ये विशेषता है। विदेशी निवेश की स्वतंत्रता, ये भी विशेषता है। प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता, ये भी विशेषता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, बड़े पैमाने पर उद्योगों पर प्रतिबंध। क्लियर? नेक्स्ट, कौन विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलापन और गहन आर्थिक एकीकरण से संबंधित प्रक्रिया है? तो इसमें से कौन सी है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण और निजीकरण। तो यहां पे क्या है? खुलापन और गहन आर्थिक एकीकरण, ये किसका है? आपको यहां पे लग रहा होगा कि लगभग लगभग तीन यहां सही हैं। कौन कौन से? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये भी लगभग सही लगेगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, इसमें क्या होता है वैश्वीकरण में, और ये प्रक्रिया भारत में कब अपनाई? जल्दी से कमेंट कीजिए कि हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया भारत में कब अपनाई गई। तो इसका आंसर क्या होगा? 1991 में। कब होगा? 1991 में। 1991 थोड़ा सा बताएंगे, विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। 1991 में हमारे यहाँ नव आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किया गया, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उधर वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, इसे कहा गया राव मनमोहन मॉडल, और इसमें हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ हमने एक मॉडल अपनाया, एलपीजी मॉडल, एल फॉर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, इसमें हमने उदार बनाया। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थी उनको हमने निजी क्षेत्र में बेच दिया। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, हमने अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार दूसरे देशों के लिए खोल दिए। क्लियर है ना? एलपीजी। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही कार्य करता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दो एक जैसे लगेंगे आपको। इसमें सरकारी नियंत्रण नहीं होता, केवल निजी क्षेत्र कार्य करता है। ये वाली व्यवस्था पूंजीकरण वाली है, पूंजीवादी वाली व्यवस्था है। ओके, तो मिश्रित में क्या होता है कि जिसमें सार्वजनिक और दोनों का अस्तित्व होता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी एक का विशेष प्रभाव ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है ना? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? जल्दी से कमेंट कीजिए, हम पीछे समझा चुके हैं आपको। हम आपको दे रहे हैं केवल 5 सेकंड, जल्दी से कमेंट कीजिए। खनन, शिक्षा, बैंकिंग और विनिर्माण। हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खनन, शिक्षा, बैंकिंग और विनिर्माण। इस पर भी कमेंट कीजिए कि ये दूसरे या तीसरे किस में आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो यहां पे क्वेश्चन क्या है?
भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस में नियोजित थी? तो किस में नियोजित थी? तो तृतीयक, चतुर्थ, द्वितीयक या प्राथमिक? तो प्राथमिक। किस में है? प्राथमिक में है। क्लियर है ना? आज भी लगभग 55% जनसंख्या कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र और स्पेशली प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, ये 2018 में आया है। माध्यमिक क्षेत्र माने बीच वाला, तो माध्यमिक क्षेत्र किसे कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा होगा? तो इसमें होगा उद्योग, क्योंकि स्वास्थ्य, बैंकिंग ये तीसरे क्षेत्र में होंगे और कृषि प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट, परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? तो वो तो सारे लोगों को पता है। अच्छा, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। ओके, आगे बढ़े तो कर दिया कमेंट। किसको माना जाता है? कृषि उद्योग को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? अभी जी पीछे बताया, सेवा क्षेत्र तृतीयक। ठीक है, यहां पर एक और है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है कि जहां के लोग किसी में एनरोल ना हो सही तरीके से, जैसे विभिन्न सरकारी या लिमिटेड कंपनियों में जो जॉब करते हैं वो संगठित क्षेत्र होता है। कृषि में लगे हुए हैं या कृषि से संबंधित कोई भी मजदूरी आदि कर रहे हैं, तो वो भी किस में आता है? वो असंगठित क्षेत्रों में आता है। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के किसका? ये भी अभी 2020 में आया है, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? अभी पीछे हमने बताया कि कौन सा? खेती। कौन भारत में सोने और चांदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातित वस्तु है? ये 2021 के अनुसार है। कौन निम्न में से? तो पेट्रोलियम। कौन है? तो पेट्रोलियम। क्लियर है ना? नेक्स्ट, निम्न में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। घर माने कुटिया, तो क्या हो जाएगा इसमें? द्वितीयक उद्योग, चतुर्थ बृहद स्तरीय या कुटीर? तो इसका आंसर क्या होगा? कुटीर उद्योग। निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? यहां पे थोड़ा सा समझना होगा, व्यक्तिगत उत्पादन के कारक। तो जहां व्यक्तिगत आ जाएगा वो कैसा होगा? वो पूंजीवाद होगा। क्या होगा? वो पूंजीवाद होगा। क्लियर है ना? तो पूंजीवाद में क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किनका होता है? निजी क्षेत्र का होता है। इसमें थोड़ी सी चर्चा कर ले कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका होगा? निजी पूंजीपतियों का होगा, निजी व्यक्तियों का होगा। वो वाली व्यवस्था पूंजीवादी कहलाती है। इसमें विभिन्न विकसित देश आते हैं। फिर समाजवादी व्यवस्था क्या कहलाता है? जिसमें उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण राज्य का होता है। राज्य माने सरकार का होता है। तो जिसमें उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, कितना होगा उत्पादन, कब होगा उत्पादन, कैसे होगा उत्पादन, वो राज्य का होता है या सरकार का होता है। रेट कितने होंगे वो सरकार तय करती है। वो व्यवस्था क्या कहलाती है? समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। ओके, साम्यवादी व्यवस्था, इनके जनक कार्ल मार्क्स हैं और इसमें क्या होता है? उत्पादन के साथ साथ श्रम पर भी नियंत्रण सरकार या राज्य का हो, वो व्यवस्था क्या कहलाती है? साम्यवादी व्यवस्था कहलाती है। एक कमेंट कीजिए कि कौन कौन से देश इन व्यवस्थाओं में आते हैं। मिश्रित में क्या होता है? जब उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार के साथ साथ निजी पूंजीपतियों का भी होता है, वहां पर मिश्रित प्रणाली कही जाती है। तो हमारे देश में कैसी व्यवस्था है? हमारे देश में मिश्रित व्यवस्था है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई किसे कहते हैं? जिस पर सरकार, सार्वजनिक माने सरकारी, कि जहां पर शेयर होल्डर सबसे ज्यादा किसके पास हो? शेयर्स गवर्नमेंट या सरकार के पास हो, वो सार्वजनिक होता है। तो इसमें बीएसएनएल सार्वजनिक है, भेल सार्वजनिक है, एनटीपीसी सार्वजनिक है। तो आईसीआईसीआई ये कैसी है? ये प्राइवेट है, निजी है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक।
कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र को या सेवा क्षेत्र की किन गतिविधियों का एक हिस्सा होता है, ये 2021 में आया है। तो सेवा क्षेत्र किस में होगा, तृतीयक में होगा। क्लियर है ना। अब यहां पे आप एक कमेंट कीजिए, पीछे हमने बताया है क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जल्दी से कमेंट कीजिए। और ये अर्थव्यवस्था कब बनी इस तरह से, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो क्या है इसका आंसर, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। कब, 1991 में। और डिटेल में कैसी है ये बाजार नियोजित मिश्रित प्रणाली है। मार्केट में डिमांड के रूप में, जो डिमांड है उसकी सप्लाई आप कीजिए। ठीक है, तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, बाजार नियोजित मिश्रित प्रणाली है। नेक्स्ट, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से क्या अभिप्राय है। अभी ये 2014 में आया है। तो संयुक्त क्षेत्र पीछे हम बता चुके हैं क्या, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के उद्योगों के बीच सहयोग, घरेलू और विदेशी उद्योगों के बीच सहयोग, दो सरकारी विभागों के बीच सहयोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत हमारे यहाँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा हमारे देश में लागू किया गया था। भारतीय समाजवाद किसका मिश्रण है, पूंजीवाद और गांधीवाद ना, साम्यवाद और समाजवाद नहीं, साम्यवाद और मार्क्सवाद और गांधीवाद, या साम्यवाद और गांधीवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्क्सवाद और गांधीवाद का उदाहरण है। क्लियर है ना। आगे, प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का कौन सा सबसे बड़ा नियोजन क्षेत्र है। तो प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा नियोजन क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र के अधीन है। तो अभी इस पे हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। कौन सा तृतीयक क्षेत्र के अधीन है, स्वास्थ्य। उद्योग कहाँ आएगा, द्वितीयक में, पशुपालन प्राथमिक में, कृषि प्राथमिक में। आपने ये देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कितने बार आए हैं। और यहाँ इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आप इस सीरीज को लगाने के बाद जो हम पूरा टॉपिक बाई टॉपिक पूरा लेके आएंगे, हर दिन ये सीरीज आएगी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप इससे ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन का स्तर कैसा है। परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है। तो यहाँ भी वही होगा, ये 3 से 4 बार अभी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। और यहाँ पे जितने रिपीट वाले क्वेश्चन है वो लेके नहीं आ रहे, तब भी इतने बार हम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन की शक्तियों या साधनों पर विशेष सार्वजनिक स्वामित्व होता है। तो किस में होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद, सर्वसत्तावाद और पूंजीवाद। तो उत्पादन की साधनों पर नियंत्रण सरकार का या सार्वजनिक, तो किस में बताया था, समाजवाद। किस में बताया था, समाजवाद। स्वतंत्रता के बाद से भारत को निम्न में से किस समस्या का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ा था। जल्दी से कमेंट कीजिए, किसमें, वैश्वीकरण, कृषि उत्पादकता, निर्धनता और साक्षरता। तो स्वतंत्रता के बाद से आज तक हमें सबसे ज्यादा जहां समस्या आई, वो समस्या कहां आई, वो समस्या आई निर्धनता में। कहां पर, क्लियर है ना। आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, इसके बाद वाला जो टॉपिक है इसमें तो ज़्यादा समझाने के लिए नहीं था। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा अगला वीडियो, वो जीडीपी, जीएनपी और राष्ट्रीय आय से संबंधित होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो वीडियो, उसके क्वेश्चन लगाते लगाते वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो थैंक यू वेरी मच।